नमस्कार सभी को। तो ये हमारा आधुनिक भारत की पहली क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने पूरा एंशंट मतलब प्राचीन इतिहास और मेडाइवल मतलब अपना मध्यकालीन इतिहास पूरा कवर कर लिया है। सारे नोट्स और सारी क्लासेस आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है ऑलरेडी। जो आपका बैच है 499 रुपये का आपका UPPCS का, उसमें ठीक है। ये हमारी आधुनिक भारत की पहली क्लास है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या मेंशन है, इस पर ध्यान देंगे कि जो आधुनिक भारत के हमारे स्रोत क्या क्या है, हमें कहाँ से पता चलता है कि हमारे आधुनिक भारत में क्या चीज़ें कहाँ लिखी गई हैं। इससे हमें पता कैसे चलता है कि हमारा आधुनिक भारत का क्या क्या इतिहास रहा है, इसके स्रोत हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, देखो इससे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट आपको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आप थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि हमें कैसे पता चला कि हमारे आधुनिक भारत में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले जो हर जगह होता है कि जो अभिलेखीय सामग्री हमारे यहाँ है, हमारे म्यूज़ियम में हमारे पास जो अभिलेखीय सामग्री रखी हुई निजी विदेशी संग्रह में शामिल है। भारत सरकार, राज्य सरकार, प्रेसिडेंसी और अन्य अभिलेखियों के सार्वजनिक अभिलेखागार में है। जो व्यक्ति बाहर से घूमने उमने आते थे उनके जो अब हमारे पास डायरी मिली है उनकी चीज़ वहाँ पे मिली है। समाचार पत्र और पत्रिकाएँ जो समय निकलती थी उनमें मिली हैं। जीवनियाँ संस्मरण जो होता था, जो अपने बारे में लोग लिख देते थे, यात्री आते थे, व्यापारी आते थे, ये सब आते थे अपने बारे में लिख देते थे। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी जगहों से हमें क्या मिला है, स्रोत मिले हैं, ठीक है, जिससे हमें बता सकते हैं कि हमें हमारे आधुनिक भारत की हिस्ट्री का पता चलता है, ठीक है। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये PDF से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, स्किप करता हूँ। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैं सीधे वहाँ पे आता हूँ। तो सारा हमारा क्वेश्चन बनना शुरू होता है भारत में यूरोपीय लोगों के आगमन से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है, ठीक है, कि यूरोपीय का जब आगमन हुआ तो कैसे कैसे कौन कौन आए, कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ कारखाने डाले, उन्होंने क्या क्या किया, ये सब यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारे यहाँ जो आते हैं, सबसे पहले जो भारत में आते हैं वो आते हैं पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आते हैं, इसको याद रखेंगे। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आते हैं, कौन आते हैं, पुर्तगाली, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, देखिए PDBF, ठीक है। पहले पुर्तगाल आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं, ठीक है। ऐसा इनको आने का तरीका है, ठीक है, ठीक है। देखो आप लोगों को PDF तो पता होगा, अभी मैं ये भी PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगा, B बीच में ऐड कर लीजिएगा F के पहले, ठीक है। तो आपका PDBF यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जाने का तरीका, पुर्तगाल सबसे पहले आए थे और सबसे आखिरी में गए भी थे, इसको भी आप याद रखोगे, ठीक है, ओके। अभी हम लोग अपना पढ़ना शुरू करते हैं कि पुर्तगाल आया तो उन्होंने क्या क्या किया। ध्यान दीजिएगा एक एक चीज़ को, ओके। तो देखिए भारत में समुद्री मार्ग की खोज हुई, भारत में आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज हुई। हुआ क्या था, इसको एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे। समुद्री मार्ग की खोज हुई, इस वजह से पुर्तगाल यहाँ पर 7वीं शताब्दी में रोमन का पतन हो गया, रोमन एम्पायर का। मिस्र और फारस में मिलके क्या हो गया, अरबों पर, मिस्र और फारस पे अरबों का प्रभुत्व हो गया, ठीक है। मतलब जो अरब एंड टर्क्स थे उन्होंने इजिप्ट पे क्या कर लिया, अपना प्रभुत्व कर लिया। यूरोपीय और भारतीयों के बीच जो संपर्क था वो टूट गया, ठीक है, संपर्क टूट गया, ठीक है। जिससे क्या हुआ, कीमती पत्थर का मांग बढ़ने लगी, मसालों की मांग बढ़ने लगी, रेशम, ये सब जो यूरोप में पहुंच रहा था इसके थ्रू वो टूट गया, ठीक है। उस जगह का नाम था क्या, कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या नाम था, कॉन्स्टेंटिनोपल, याद रखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है कि 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल ऑटोमन तुर्कों के हाथों में चला गया, ठीक है। इससे क्या हो गया, भारतीय माल अरब बिचौलिए अब यूरोप पर बाजार ले जाने लगे, तो ज़्यादा पैसा कमाते थे, महंगे बेचने लगे, क्योंकि बिचौलिए इंक्लूड हो गए, ठीक है। कौन, अरब बिचौलिए, ठीक है। अरब राज्य का एक अधिकार हो गया था भारत के ट्रेड पर, ठीक है। 2 मार्ग हो गया, अब हमें 2 मार्ग पता चले। जब एक उच्च हो गया कि ट्रेड हो गया तो हमें डायरेक्टली ट्रेड करना था यूरोपियों को भारत से, तो उन्होंने क्या किया, 2 मार्ग ढूंढा, एक स्थल मार्ग था और एक लाल सागर वाला मार्ग था, ठीक है। दोनों पे उनका क्या हो गया, एक अधिकार हो गया, किसका, अरबों का, ठीक है। अब नए मार्ग की खोज होने लगी यूरोपीय द्वारा कि भारत में कैसे जाया जाए। तो सबसे पहले 1487 में बार्थोलोम्यूस डायस जो पुर्तगाली था उसने केप ऑफ गुड होप का घेराव किया, केप ऑफ गुड होप का घेराव किया। 1497 में टार्डेसिल्स की संधि ने गैर ईसाई दुनिया को विभाजित कर दिया, पुर्तगाल पूर्व में और स्पेन पश्चिम में। कहने का मतलब कि पुर्तगाल पूरा पूर्व में करेगा अपना व्यापार और स्पेन जो है पश्चिम में करेगा, बीच से एक लाइन बना दी गई, ठीक है, इसको याद रखिए। अब पुर्तगाल कैसे भारत आए, व्यापार से शासन तक कैसे उनकी व्यवस्था है, इसको देखते हैं। तो जो पुर्तगाल थे वो 1497 तक वास्को डिगामा सबसे पहले 1498 में भारत पहुंचता है, 11 महीने लगते हैं उसको पहुंचने में, ठीक है, वास्को डिगामा को। मिस्र शासक समुथ्रिन जमोरिन उसका स्वागत करता है, उसके बाद व्यापार पर एकाधिकार ना करने की मौन सहमति तोड़ दिया जाता है, मतलब कि एकाधिकार आप नहीं करोगे उसको तोड़ दिया जाता है, ठीक है। अन्य विदेशी व्यापारी भी आने लगते हैं व्यापार करने के। होता है जमोरियन और पुर्तगाल में होता है कि भैया बोल देते जमोरियन कि भैया एकाधिकार आपका, बट और भी लोग आते हैं उसको अच्छा ऑफर मिलता है तो कहता है आप भी कर लो, ठीक है। तो यूरोप में भारी मुनाफा कमाया जा सकता है इससे। कौन, वास्को डिगामा ने यहाँ से ले जाके सामान बेचा तो यूरोप में भारतीय मुनाफा कमाया। उसके बाद पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ये कलिकट में स्थापित इसने कारखाने स्थापित किए 1500 में। स्थानीय लोगों पर हमला किए, अरब जहाज़ों को जब्त किया, चालक दल को मार डाला, जब्त कर लिया, जहाज़ों को जला दिया। ये सब किसने किया, पुर्तगाल में, कि भैया भारत से कोई और ना कर पाए, हमें इसी व्यापार कर, ठीक है। कालीकट पर बमबारी की, कालीकट और कन्नौर के स्थानीय शासकों के साथ संधियाँ की, बमबारी की, उनको हराया और संधियाँ कर लिया, ठीक है। उसके बाद वास्को डिगामा जो है
वास्को डी गामा 1501 में वापस लौटता है, ठीक है। फिर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो हमारा पुर्तगाल का पहला लीडर मान लीजिए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आता है, जिसको जमोरिन ने मना कर दिया कि भैया आप ना करो। अरबों का जमोरिन और बीडीजी के बीच मतभेद हुआ, किसके, अरबों से और जमोरिन के बीच में मतभेद हुआ। कालीकट, कन्नौर, कोचिन में स्थित कारखानों पर किलाबंदी करने लगे थे कौन, ये पुर्तगाल लोग, तो उसको जमोरिन ने मना किया था, ठीक है। 1505 में राजा द्वारा भारत का राज्यपाल नियुक्त किया गया, किसे, इसी को, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का, ठीक है। कहाँ का, भारत का राज्यपाल, किसे नियुक्त किया, कहाँ के, पुर्तगाल के राजा द्वारा, इतना याद रखेंगे, 1505 में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि अदन करो, अरमूज, मलक्का पर कब्जा करो, भारत में सुदृढ़ीकरण करो, मतलब कि आप अपने पैर जमाओ, पॉइंट है था, ठीक है। समस्या क्या हो गया, समस्या उसके सामने ये आई कि अंजदीवा, कोचिन, कन्नौर, किलवा की किलेबंदी करने में उसको जमोरिन का विरोध का सामना करना पड़ा। मिस्र से खतरा उसको होने लगा। 1507 में पुर्तगाल बनाम ग्ली की नौसेना और मिस्र की नौसेना, मतलब पुर्तगाल की नौसेना और मिस्र की नौसेना में लड़ाई हुई, जिसमें पुर्तगाल हार गया और अल्मेडा का जो पुत्र था वो मारा गया, ठीक है। पी मतलब है पुर्तगाल में लिखा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आया उनका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। 1508 में वह पुर्तगाल जीता। ब्लू वाटर की ट्रीटी हुई, नीति हुई, जिसे कार्टेज प्रणाली बोलते हैं। पूर्व में पुर्तगाल की शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसे ही कहते हैं, पूर्व में, और स्थापित किया कहाँ, पुर्तगाल का गढ़ कहाँ पे, ऑरमूज में, मालाबार में, मलक्का में, पूर्वी अफ्रीका में, लाल सागर के पास, ठीक है। इसने क्या किया, गढ़ स्थापित किया पुर्तगाल का, ठीक है। इसको परमिट लाने शुरू की, इसमें जहाज निर्माण केंद्र पर नियंत्रण लगा दिया, कोई लकड़ी खाड़ी में नहीं ले जाएगी जब तक पुर्तगाल उसे परमिशन नहीं देते, इसको याद रखेंगे, ठीक है, ताकि जहाज ही ना बन सके। ओके, नेक्स्ट क्या, 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा प्राप्त किया, किसने, इसी ने, बीजापुर सुल्तान से गोवा प्राप्त कर लिया। भारतीय पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। सिकंदर के बाद यूरोपीय शक्ति वाले एक भारतीय क्षेत्र में सती प्रथा समाप्त की, मुसलमानों पर अत्याचार किए, नई फसलें शुरू की, जैसे तंबाकू, काजू और बेहतर नारियल, अभी तीनों याद रखेंगे, तंबाकू, काजू, बेहतर नारियल पुर्तगाल लेके आए थे, और भी बहुत सारी फसलें लाते हैं, बट ये प्रमुख है, इनको याद रखेगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट रूलर आया पुर्तगाल का, उसका क्या नाम था, उसका नाम था नीनो डी कून्हा, क्या नाम था, नीनो डी कून्हा, याद रखेंगे, नीनो दी कून्हा, ठीक है। ये इसका कोचिन को मुख्यालय बनाया और मुख्यालय को गोवा स्थानांतरित कर दिया। जो कोचिन का मुख्यालय था पुर्तगाल को, उसको गोवा ले आया। अमेरिकी नागरिकों को बसाकर बंगाल में प्रभाव बढ़ाया। हुगली को मुख्यालय बनाया। बहादुर शाह गुजरात बनाम हुमायूं लड़ाई हुई, जिसमें बहादुर शाह पुर्तगाल से मदद मांगता है, ठीक है, और बेसिन द्वीप दे देता है और उसमें द्वीप में लोग अड्डा बना लेते हैं। तो हुमायूं ने पुर्तगाल और शाह के बीच बड़ा संघर्ष करा, पुर्तगाल ने शाह को मार दिया, किसने, पुर्तगाल ने शाह को मार दिया, ठीक है। 1537 में पुर्तगाल ने शाह को मार दिया, इतने याद रखेंगे। ओके, बात उसके बाद पुर्तगाल के लिए एक अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पे बनने लगी, जब मार दिया उसके बाद क्या उनके अनुकूल परिस्थितियाँ बनी कैसे, पॉइंट ये है कि उसने राज कैसे इंडिया पे करना शुरू किया पुर्तगाल के लिए। तो सबसे पहले उनके पास तोपें थी, ये आपको पता होना चाहिए। अरब में कोई संगठन या एकता नहीं थी। चीनी सम्राट का फरमान चीनी जहाज़ों तक पहुँच सीमित थी उनकी, ठीक है, मतलब चाइना दूर से आता था ना। उसके बाद ब्राज़ील की खोज की नहीं थी उन लोगों ने। भारत में भारत विभाजित राजनीति की उन्होंने, दक्कन विभाजक, बहामनी समाज, कोई नौसेना नहीं थी। इन सबका फ़ायदा उठा के पुर्तगालियों ने यहाँ पे राज करना शुरू किया, ठीक है। पुर्तगाली राज कौन कौन से थे, इसको ध्यान दीजिएगा, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले पश्चिमी गोवा तट से 60 मील तक, ठीक, 4 बंदरगाह इंपॉर्टेंट कौन से, मुंबई, दमन दीव, गोवा के कुछ हिस्से। दक्षिण में किले और व्यापारिक चौकियाँ, मैंगलोर, कन्नौर, कोचिन, कालीकट में। पूर्व में सैंथोम, चेन्नई और नागपट्टनम आंध्र प्रदेश में, ये सब इनके राज्य में शामिल थे, ठीक है। हुगली में 16वीं सदी के अंत में राजनयिक संबंध बनाए इन्होंने कई प्रमुख राज्यों के साथ। उसके बाद 1570 में दक्कन के सुल्तानों के साथ संधियों का नियमित नवीनीकरण हुआ। विजयनगर और दक्कन के बीच बोप के लिए लगातार हुए युद्ध में भूमिका रही। बोप यहाँ पे द्वाब होगा, इसको याद रखिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। सुल्तान दक्कनी और मुगल तथा मुगल मराठाओं के बीच में इनका संघर्ष रहा, ठीक है। प्रशासन इनका कैसा था, इसको देख लेते हैं। तो इनका प्रशासन कहता है, प्रधान वायसराय कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। अपने सचिव बाद में परिषद के साथ 2 वेदोर द फजेंदा, रेव प्लस मालकवाह बेड़े भेजने के लिए जिम्मेदार होता था। कारक अफ्रीका से चीन तक किलों पर नियंत्रण को करना था, पॉइंट है। धार्मिक नीति क्या थी, मुसलमानों के प्रति असहिष्णु थे। शुरुआत में हिंदुओं के प्रति सहिष्णु, बाद में गोवा में धर्माधिकरण के बाद असहिष्णु, मतलब ये चाहते थे कि सब क्रिश्चियन बन जाए, पॉइंट है। अकबर के दरबार में अच्छी छाप इन्होंने छोड़ी। अकबर ने 2 पुजारियों की मांग की थी, पहला मिशेल रोडल्फ एक्वाविवा और एंटोनियो मोन्सेरेटो। दूसरा मिशन जब भेजा गया तो इसमें जोरेम जेवर और इमैनुअल पिनोरे भारत आए, ठीक है, क्योंकि भारतों को उनको क्रिश्चियन में बदलना था। जहांगीर ने शुरुआत की
शुरुआत में उनकी उपेक्षा की थी, लेकिन बाद में उन्हें अनुग्रह प्रदान कर दिया गया था स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद ये लोग मुगलों से अनुग्रह खोने लगे। 1660 में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचे और जहांगीर के पास राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेके गए, जिसमें उन्होंने भारत में व्यापार करने का अनुरोध किया। पुर्तगाल प्रतिरोध के बावजूद हॉकिंस मुगल दरबार में पहुंचा और 400 के मनसबदार और 3000 वेतन पर नियुक्त हुए। पॉइंट है, ठीक है। 400 के मनसबदार मिला, 30,000 वेतन आपको साल में देना था, उस पर इनको नियुक्त किया गया, ठीक है। किसने? जहांगीर ने नियुक्त किया। उसके बाद 1611 में पुर्तगाल नाराज हो गया। मुगलों और पुर्तगालियों के बीच युद्ध विराम हुआ। पुर्तगाल ने अंग्रेजों को जहाज़ों को सूरत में प्रवेश करने से रोक दिया। हतप्रभ हॉकिंस की आवाज़ से बहुत ज़्यादा हतप्रभ हो गया। उसके बाद मुगल दरबार छोड़कर चला गया ये लोग, ठीक है। 1613 में पुर्तगालियों ने मुगल जहाज़ पर कब्जा कर लिया। मुसलमानों को बंदी बना लिया, लूटपाट की। 1612 में अंग्रेजी जहाज़ पुर्तगालियों को हराया, मतलब 1612 में फिर अंग्रेजी जहाज़ आता है, ठीक है। वो क्या करते हैं? पुर्तगालियों को हरा देता है। जहांगीर ने मुकर्रब खान को मुआवजा पाने का आदेश दिया कि जाओ पुर्तगालियों से मुआवजा लेके आओ, ठीक है। उसके बाद शाहजहां के समय पुर्तगालियों ने सभी तरह के अनुग्रह खो दिए थे, हुगली पर कब्जा कर लिया था। संदर्भ 1579 के शाही प्रमाण के आधार पर पुर्तगालियों ने बंगाल के सतगांव के पास हुगली तट पर बस गए, वर्षों से व्यापार किया, सतगांव से हुगली की ओर पलायन कर गए। उन्होंने नमक के उत्पादन का एकाधिकार कर लिया, कस्टम हाउस आदि बनवा दिए, ठीक है। उन्होंने दास व्यापार शुरू किया। उन्होंने मुमताज़ की 2 दासियों को बंदी बना लिया था। इससे चिढ़कर शाहजहां ने उनसे लड़ाई को हरा दिया था, ठीक है। 1623 में मुगल घेराबंदी और हुगली पर कब्जा पुर्तगालियों ने भाग लिया। यहाँ से पुर्तगालियों ने भाग लिया था, ठीक है, मतलब भाग गए थे यहाँ से। पॉइंट है, 18वीं सदी तक पुर्तगालियों का पतन हो गया, ठीक है। उसके बाद मिस्र पतन, मतलब जो राज करने आते हैं उनको अब उतनी वैल्यू नहीं देने लगी। मिस्र, फारस, उत्तरी भारत में शक्तिशाली राजवंशों का उदय हो गया। मराठों का उदय हो गया। तत्काल पड़ोसी के रूप में 1739 में सालसेट बेसिन पर कब्जा किया। सामरिक नीतियां अपने, जैसे जेसुइट्स की गतिविधियां, मुसलमानों के प्रति शत्रुता, राजनीतिक भय, इन सब की वजह से उनको हरा दिया गया, ठीक है। फिर बेईमानिक व्यापारिक व्यवहार था इनका, समुद्री डकैती कहते थे। 1580-81 में स्पेन पुर्तगाल का संघर्ष हुआ। इसमें इंग्लैंड के साथ पिंटो युद्ध से घसीटा गया। हॉलैंड ने भारत और पुर्तगाल के एकाधिकार को प्रभावित किया। अन्य देशों को भी भारत के गुप्त मार्ग का पता चल गया। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद गोवा का महत्व भी कम हो गया। इस वजह से पुर्तगालियों का बहुत ज़्यादा पतन हो गया। अब पुर्तगाल के बाद जो दूसरे हमारे यहाँ आते हैं उनका नाम होता है डच। क्या होता है? डच होता है, ठीक है। डच क्या करते हैं? यूरोप युग की शुरुआत हुई और नौसेना शक्ति का उदय हो गया, ठीक है। केवल अपने नियमों का पालन करते थे लोग। सैन्य नवाचार ये लोग किए, मतलब शरीर की कवच बनाए, मैचलिक सैनिक बनाए, जहाज़ों में बंदूकें, तोपें लगाएं। डच दबाव का मुकाबला करने के लिए स्पेनिश मॉडल पर पैदल सेना समूहों की ड्रिलिंग प्रणाली, भारी बहुडेक वाले जहाज़, मतलब 2-2, 3-3 मंजिला वाले, सवार दलों के पीछे हटाने उतारने के लिए महलनुमा अगले भाग प्लस पिछले भाग का उपयोग, उत्कृष्ट संगठन, ये सब ये करके आया डच, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सब कौन कर गया? डच करके आया, ठीक है। ओके, इनकी वजह से कला और संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ा, तो ये देख लेते हैं। कला और संस्कृति 1596 में कॉर्नेलिस डी डाउंटमैन ने प्रथम डचमैन सुमात्रा बैंड तक पहुंचा। 1602 में कई व्यापारिक कंपनियां नीदरलैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय हो गई। युद्ध करने, संधियां करने, क्षेत्र पर कब्जा करने और किलेबंदी करने का इनका अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक है। अब डच बस्तियाँ हमारे कहाँ का आती हैं वो देख लेते हैं। डच बस्तियाँ हमारे 1609 में मद्रास के उत्तर पुलिकट में कारखाना उन्होंने पहला बनाया। 1605 में मसूलीपट्टनम में कारखाना बनाया, ठीक है। मद्रास के निकट नागपट्टनम में पंजाब से कब्जा कर उसे अपना गढ़ बनाया। कोरोमंडल तट पर गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल आदि को इन्होंने अपना तट बनाया, ठीक है। आदि इनके कारखाने कहाँ थे? सूरत, बिम्पलीपट्टनम, कराईकल, चिंसूरा, बारानगर, कासिम बाजार, बालासोर, पटना, कोचीन, सब इनके अन्य कारखाने थे। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि डच का पहला कारखाना कहाँ बना, पुर्तगाल का कहाँ बना, ब्रिटिश का कहाँ बना, तो मैं जो पहला बता रहा हूँ उस पर आप लोग हाईलाइट करके उसको याद रखोगे, प्लीज़ उसे मत भूलिएगा, ओके। नेक्स्ट है कि यमुना घाटी और मध्य भारत में नील का निर्माण किया। बंगाल, गुजरात, कोरोमंडल में से रेशमी वस्त्र ये लोग लेते थे। ब्रिटेन से शोरा लेते थे और गंगा घाटी में अफीम और चावल उगाते थे। ये इनका मेन व्यापार था, ठीक है। एंग्लो डच वॉर शुरू हो गया, प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गया। शत्रुता का चरम अबोयान इंडोनेशिया में, जिसे डचों ने 1605 में पुर्तगाल से छीन लिया था, वहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब अंग्रेज, उसके बाद हमारा अंग्रेज आ गए भारत में। अब इन्होंने क्या क्या किया इसको थोड़ा देख लेते हैं। अंग्रेज क्या किए कि अंग्रेज़ों ने 1667 में समझौता हुआ, जिसमें क्या हुआ कि डचों को इंडोनेशिया और अंग्रेज़ों को भारत मिला। महारानी एलिजाबेथ प्रथम चार्टर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, जाओ आप व्यापार करो, ठीक है। ऐसा हुआ क्यों? उसका रीज़न ये था कि ब्रिटिश में उद्यमशीलता की नई भावना हुई। फ्रांसीसी ड्रग्स की यात्रा 1580 प्लस स्पेनिश आर्मडा पर अंग्रेजों का विजय। 1588 में पुर्तगालियों का उदाहरण लेकर 1599 में व्यापारी साहसी ने 15 वर्ष के लिए सह एकाधिकार स्थापित किया, ठीक है। 1609 चार्टर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। 1609 में जो चार्टर मिला था कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्वीन की तरफ से, उसको बढ़ा दिया गया अनिश्चित काल के लिए। अंग्रेजों के कंपनी का प्रगति कैसे, इसको थोड़ा देख लेते हैं।
पश्चिम और दक्षिण में इन्होंने पैर जमाया। कैसे? 1609 में हॉकिंस जहांगीर के दौरान में आता है, ठीक है। 1611 में हॉकिंस चला गया क्योंकि पुर्तगाल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, प्रतिरोध कर रहे थे, ठीक है। सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए असफल रहे वो। कौन? हॉकिंस, ठीक है। 1611 में अंग्रेजों ने दक्षिण पूर्वी भारत में मसूलीपट्टनम के साथ व्यापार शुरू किया। तो पहले फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, ठीक। 1612 कैप्टन थॉमस बेस्ट ने सूरत के तट पर समुद्र में पुर्तगाल को हराया। प्रभावित होकर जहांगीर ने अंग्रेजों को टी एल्डवर्थ के अधीन सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी, ठीक है। किसने? हॉकिंस ने हराया, कैप्टन थॉमस ने हराया और जहांगीर ने उनको अनुमति दे दी, ठीक है। उसके बाद 1615 में सर थॉमस रो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के पास 1619 तक रहे, 15 से 19 4 साल रहे। वह एक वाणिज्यिक संधि प्राप्त करने में असफल रहे, लेकिन उन्हें आगरा, अहमदाबाद, ब्रोच में कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिल गई। 3 जगह कारखाना खुल गया, ठीक है। 1616 में मसूलीपट्टनम में कारखाना खुल गया। प्रारंभ में असफल रहे, लेकिन पुर्तगालियों और डचों के साथ संघर्ष करना पड़ा इनको, ठीक है। इससे बदलाव क्या है इसको थोड़ा देख लेते हैं। बदलाव क्या हुआ कि आंग्ल पुर्तगाल मौन शांति हो गई। 1662 पुर्तगाल के राजा कैथरीन से विवाह करने पर राजा चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के जो थे उनको दहेज के रूप में बम्बई दे दिया गया, बॉम्बे, ठीक है। 1668 बॉम्बे को 10 पाउंड प्रति वर्ष पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था शादी करने पे दहेज में, ठीक है। 1687 में बम्बई को पश्चिमी प्रेसिडेंसी मुख्यालय बना दिया गया सूरत से। एंग्लो डच समझौता हुआ, जैसे कि पहले उल्लेख किया गया, ठीक है, ऊपर जो लिखा हुआ। 1632 गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा स्वर्ण फरमान मिला। गोलकुंडा के सुल्तान ने इनको स्वर्ण फरमान दे दिया गया 1632 में। 1639 में मसूलीपट्टनम परिषद के सदस्य फ्रांसीसी डे ब्रिटिश व्यापारी को चंद्रगिरी के शासक ने किलाबंदी कारखाने बनाने की अनुमति मिल गई। बाद में सेंट जॉर्ज मसूलीपट्टनम का स्थान मिल गया, मतलब सेंट जॉर्ज बन गया पे मसूलीपट्टनम में, ठीक है। फिर बंगाल में इन्होंने पैर कैसे जमाया? 1651 में शाह सुजा बंगाल के सूबेदार थे, सभी शुल्कों में बदल दिए 3000 रुपये, ठीक है। 1651 हुगली कारखाना और अन्य कासिम बाजार, पटना, राजमहल, इन सब का स्थापना हो गया। फरमान के बावजूद स्थानीय अधिकारी उपद्रव मचाते थे, इसलिए कंपनी अपनी सेनाओं को तैनात करने के लिए हुगली में किलेबंद व्यवस्था बनाना चाहती थी। 1682 में विलियम हेजेज ने शाइस्ता खान से शिकायत का निवारण करने के लिए कहा। कुछ नहीं हुआ, मुगलों और कंपनी के बीच मतभेद बढ़ गया, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्या? 1686 में मुगलों ने हुगली को लूट लिया। अंग्रेजों ने जवाई कार्रवाई करते हुए थाना किले पर कब्जा कर लिया। पूर्वी मिदनापुर में हिजली पर हमला किया। बालासेर किले को धावा बोल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 1690 जब जॉब चारनॉक मुगलों के साथ सुल्तान लौटे और संधि पर हस्ताक्षर किया। बंगाल के साथ 30,000 प्रतिवर्ष की दर से व्यापार जारी रखा। 1696 में बर्धमान के जमींदार ने विद्रोह किया। अंग्रेजों को किलाबंदी का बहाना मिल गया, भैया आप कर लो किलाबंदी। इनको किलाबंदी करना था ताकि वो अंदर क्या कर रहे हैं कोई जान ना पाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 1698 में अंग्रेजों ने सुल्तानाती गोविंदपुरा कालीकट की जमींदारी उनके मालिकों से 1200 में हासिल कर ली। 1700 में चार्ल्स आयर के राष्ट्रपति रहते फोर्ट विलियम पूर्वी प्रेसिडेंसी का केंद्र बन गया। 1715 फारूक सियार के फरमान कंपनी का मैग्ना कार्टा कहलाते हैं। फारूक सियार ने उनको फरमान दे दिया कि जो भी है ऐश करो। 1715 में जितना व्यापार करना करो, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बेटे को उन्होंने दवाई कर दी थी। जॉन सिमरन को 3 फरमान मिले जिससे उन्हें बंगाल, गुजरात, हैदराबाद में कई विशेष अधिकार प्राप्त हुए। बंगाल को 3,000 रुपये के अतिरिक्त सीमा शुल्क की छूट दे दी गई है। तो बोलता है ऐसे माल के परिवहन के लिए दस्तक जारी करते थे जो कलकत्ता आसपास और ज़मीन किराए पर ले सकते थे ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट, हैदराबाद कैसे कब्जा किया इन्होंने? कंपनी ने व्यापार में शुल्क से मुक्ति का मौजूद विशेष अधिकार बरकरार रखा। उसे केवल मद्रास के लिए प्रचलित लगान देना पड़ता था। सूरत 10,000 रुपये प्रति वर्ष के लिए सभी शुल्कों से मुक्त कर दिया गया इनको, ठीक है। बॉम्बे कंपनी के सिक्के बॉम्बे में ढाले गए ताकि पूरे साम्राज्य में प्रचलन में रहे। अब इतना होते होते 2 अंग्रेजी कंपनियों का पे विलय हो गया, ठीक है। 2 अंग्रेजी कंपनियों का विलय हो गया, तो यह ध्यान रखेंगे। 1668 की अंग्रेजी क्रांति, विग्स का प्रभाव पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध किया गया। सर विलियम नॉरिस उज्बेकिस्तान के राजदूत थे के नेतृत्व में नई कंपनी की स्थापना की, लेकिन कंपनी विफल रही। 1760 में दोनों कंपनियों का विलय यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ शीर्षक के तहत हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी आया, उन्होंने क्या क्या किया, इसको ध्यान दीजिएगा। तो फ्रांसीसी जब भारत आए तो भारत में फ्रांसीसी केंद्रों की स्थापना कहाँ का हुई? 1664 में कोलबर्ट लुइस 17 के प्रसिद्ध मंत्री थे ने कॉम्पैनी डेज इंडेज ओरिएंटल की स्थापना की। भारतीय प्रशांत महासागर में फ्रांसीसी व्यापार पर 50 साल का एकाधिकार प्राप्त किया। मेडागास्कर के लिए स्थायी रियासत, कोई भी अन्य क्षेत्र जिसे वह जीत सकता था, मेडागास्कर में कोई सफलता नहीं मिली इनको, ठीक है।
फिर 1667 में फ्रेंकोइस कैरन आए और सूरत में कारखाना स्थापित किया। तो पहला कारखाना कहाँ? सूरत में 1667 में। 1667 में कैरन के साथ आए एक फारसी मकारा ने मसूलीपट्टनम में एक और फ्रांसीसी कारखाना स्थापित किया, जो सुल्तान के पेटेंट प्राप्त करने के बाद 1669 में मसूलीपट्टनम में, ठीक है। 1673 में फ्रांसीसियों को शाइस्ता खान चंद्रनगर से अनुमति मिल गई, ठीक है। राजा थे चंद्रनगर के शाइस्ता खान, उनसे अनुमति मिल गई, तो वहाँ पे इनका कारखाना बन गया 1673 में, ठीक है, चंद्रनगर में। 1673 में फिर शेर खान लोदी बीजापुर सुल्तान के अधीन वालीकोंडापुरम में शासक थे वो, बीजापुर के कौन? शेर खान, ठीक है। शेर खान लोदी ने फ्रेंकोइस मार्टिन को पौंडीचेरी में बसने के लिए जगह दे दी, मतलब पौंडीचेरी में रह सकते हो। अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कहाँ का थे इनके? माहे, कराईकल, बालासेर, कासिम बाजार, ठीक है। अब फ्रांसीसियों के शुरुआती झटके, इनको क्या क्या झटके लगे, क्या क्या इश्यूज उनको फेस करने पड़े, वो देख लेते हैं। फ्रांसीसी डच युद्ध, डचों ने 1693 में पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया। 1697 में रिस्विक की संधि ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों की वापस कर दिया, लेकिन इसे 2 साल और अपने पास रखा। पौंडीचेरी फिर से समृद्ध हुआ, लेकिन फिर स्पेनिश उत्तराधिकार के युद्ध के कारण सूरत, मसूलीपट्टनम, बैंटन को छोड़ना पड़ा, ठीक है, समझ गए आप लोग। 1720 में क्या हो गया था कि स्थानीय कंपनी के रूप में पुनर्गठित इंडीज़ मजबूत हुआ, ठीक है, मतलब वही ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत हुई। फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन क्या हो गया? 1720 से 42 युग गवर्नर लेनोयर और डोमास ने मॉरिशस और रियूनियन पर फ्रांसीसी कब्जे का समर्थन किया। एंग्लो फ्रेंच युद्ध शुरू हो गया, कहानी जैसा आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 और 1620 में हुई। तंजौर के पास ट्राक्युम्बर में कारखाना खोला उन्होंने। कलकत्ता के पास सेरामपुर में मुख्य बस्ती बसाई। 1845 में डेनिश कारखानों को ब्रिटिश सरकार को बेच दिया गया। वाणिज्य की तुलना में मिशनरी गतिविधियों के लिए अधिक जाना जाता है। अंग्रेजों को अन्य यूरोपीय शक्तियों के विरुद्ध में सफलता मिली। क्यों? क्योंकि व्यापारिक कंपनियों की संरचना बहुत और प्रकृति बहुत अच्छी थी उनकी, नौसेना में श्रेष्ठता थी, औद्योगिक क्रांति में उनके यहाँ बहुत ज़्यादा थी, सैन्य कुशल अनुशासन था, स्थिर सरकार थी, धर्म के प्रति कम उत्साह था, मतलब भैया आप जो भी धर्म फॉलो करो, हमको पैसा कमाने से मतलब है। ऋण बाजार का उन्होंने उपयोग किया, लोन लेते रहते, इसलिए पैसों की कमी नहीं थी। ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या पर भारत कैसे पहुंचा, इसको देखते हैं। अब भारत के समय चुनौतियाँ क्या क्या थी, भारत हारा क्यों, भारत पे इतना कब्जा हो कैसे गया, ये थोड़ा देख लेते हैं। तो बाहरी चुनौतियाँ क्या क्या थी, इसको थोड़ा देख लेते हैं। बाहरी चुनौतियाँ, नादिर शाह ने 1739 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, लाहौर पर विजय प्राप्त की, करनाल में मुगलों को हराया, उसके बाद डीएल को लूटा और सिंधु घाटी के पश्चिम में काबुल सहित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूभाग प्राप्त कर लिया, ठीक, इतना समझिए। दूसरा, 1748 से 67 के बीच अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी नादिर का उत्तराधिकारी कई बार लूट के चला गया। 1751 में मुगलों ने पंजाब को सौंप दिया, हार गए थे हर जगह से। 1757 में अब्दाली ने डीएल पर कब्जा किया। मुगल सम्राट दिल्ली लाहौर, डीएल मतलब दिल्ली लाहौर, ठीक है, मुगल सम्राट की देखरेख के लिए एक अफगान काराभाग छोड़कर चले गए। रहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला को मीर बख्शी और अब्दाली के सर्वोच्च प्रतिनिधित्व बनाया गया। 1758 में मराठा रघुनाथ राव द्वारा दौला को निष्कासित कर दिया गया, सुरजुद्दौला को पंजाब पर भी कब्जा कर लिया गया, ठीक है। 1759 में अब्दाली वापस लौटा। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। 1767 में अब्दाली का अंतिम आक्रमण था, ठीक है। अब्दाली कितना लूट के क्या, देखो अब आंतरिक चुनौती क्या क्या थी ये देख लेते हैं। औरंगजेब के बाद शासक बहुत कमजोर होने लगे, मुगल शासक, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम कौन कौन से शासक थे, औरंगजेब के बाद ये थोड़ा देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि औरंगजेब के बाद कौन कौन से शासन थे, उनका क्रोनोलॉजी या टाइमलाइन पूछ लेते हैं, तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा। बहादुर शाह प्रथम 1709 से 1712 तक उन्होंने राज किया। मराठों, राजपूतों और जाटों के साथ शांति नीति शाहों को रिहा किया गया था। जहादर शाह 1712 से 1713 के बीच में राज किया। जुल्फिकार खान की मदद से इजारा प्रथा लागू की, जाजिया समाप्त कर दिया था, ठीक है। उसके बाद फर्रुख शियार 1713 से 1719 तक उसने राज किया, फर्रुख शियार ने, ठीक। इसने क्या, सैयद बंधुओं की मदद से सहिष्णुता, जजिया, तीर्थ यात्रा सब समाप्त कर दिया। अंग्रेजों को फरमान दिया था, मुगल राजा के रईसों द्वारा हत्या करवा दी गई थी इसकी, ठीक है। उसके बाद रफ़ी उद दराज ने 1719 में राज किया, फिर उसी को हटा के रफ़ी उद दौला 1719 में बैठ गया। मोहम्मद शाह 1719 से 1747 का राज किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसे रंगीला भी बोलते थे। निज़ाम उल मुल्क की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या करा दी। स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की इसने, हैदराबाद, बंगाल, अवध, पंजाब, करनाल। नादिर शाह ने मुगलों को हरा दिया था, ठीक है। नादिर शाह, मोहम्मद शाह को हरा किसने, नादिर शाह ने। अब पॉइंट ये है कि इसके टाइम पे हैदराबाद अलग हो गया, बंगाल अलग हो गया, अवध अलग हो गया, पंजाब, मतलब सब खत्म हो गया, समझ लीजिए, मोहम्मद शाह के टाइम पे। फिर अहमद शाह ने मतलब राज किया, कब अहमद शाह ने राज किया, 1748 से 54 तक, ठीक है। उधम भाई जो उनकी रानी माँ उर्फ किबला बोलते थे, उनको आलम के पास छोड़ दिया गया था। जावेद खान द्वारा मदद की गई थी इनके, ठीक है, इसके बाद देखेंगे। फिर
आलमगीर द्वितीय, आलमगीर सेकंड 1754 से 58 तक राज करते हैं। प्लासी का युद्ध लड़ते हैं अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट में। शाहजहां तृतीय, शाहजहां थर्ड 1758 से 59 एक साल राज करता है। थर्ड पानीपत का युद्ध, बक्सर की लड़ाई, ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी रहते हैं, ठीक है। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 के बीच में ये लोग राज करते हैं, ठीक है। फिर अकबर सेकंड 1806 से 37 राज करता है। 1835 में RM रॉय की उपाधि दी जाती है। मुगल सिक्के बंद हो गए थे इस टाइम पे, ठीक है। बहादुर शाह जफर 1837 से 57 तक राज करता है। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण जमींदारी की बदलती निष्ठा थी, जागीरदारी संकट था, क्षेत्रीय आकांक्षाओं के उदय था, आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं थी, क्षेत्रीय राज्यों का सर्वेक्षण नहीं करते थे लोग ज़्यादा, ठीक है। हैदराबाद, किल्च खान निजामुल मुल्क आसफ शाह मोहम्मद शाह द्वारा मुबारिज खान को दक्कन का पूर्व वायसराय नियुक्त करने से नाराज होकर उन्होंने मोहम्मद शाह से लड़ने का फैसला किया और उन्हें वो शाकर खेड़ा 1724 के युद्ध में हरा दिया। 1725 में वायसराय बन गए, ठीक है। अवध, सआदत खान बुरहान उल मुल्क ने अवध पर कब्जा कर लिया। बंगाल पर मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन सरफराज खान अलवर्दी खान ने कब्जा कर लिया। राजपूत 1708 से 85 बनाम अजीत सिंह प्लस जय सिंह सेकेंड प्लस दुर्गादास राठौर, गठबंधन टूट गया और मुगलों ने अपनी इज्जत बचा ली, मतलब हार गए थे राजपूत इस टाइप से, तो मुगलों ने अपनी इज्जत बचा ली। मैसूर को कैसे हुआ कि वेडोयर का अंततः काफ़ी संघर्ष हुआ, हैदर अली और टीपू सुल्तान यहाँ पे इसको मतलब कब्जा कर लेते हैं। केरल में मार्तंड वर्मा सेना के पश्चिमीकरण का इनको श्रेय जाता है। जाट क्या करते हैं कि दिल्ली और लाहौर, मथुरा, आगरा के आसपास कृषि उपनिवेशवाद द्वारा विद्रोह करते हैं। अजब की नीतियां चूड़ामणि और बदन सिंह ने भरतपुर पर जाट राज्यों के स्थापित किए। सूरजमल के अधीन चरमोत्कर्ष पर था ये। सिख को राजा रंजीत सिंह टॉप पे ले आते हैं और मराठा नाना साहब उसमें टॉप पे ले आते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे यहाँ इश्यूज़ हो गए, ठीक है। इस वजह से हमारा हार गया था भारत और इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी इस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कौन कौन सा युद्ध इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए, कहाँ कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया, कैसे कैसे, ठीक है। तो आई होप लोग को वीडियो सारी समझ में होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये वाला पूरा टॉपिक खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग शुरू करेंगे अपना 1857 की क्रांति, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।